जिन विद्यार्थियों को 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है वे अब कमर कस लें और तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपको बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए याद करना, रट्टा मारना, और प्रतिदिन 3 से 4 पेज एकदम तेज से लिखिए, अच्छी तरह से राइटिंग बैठाइए, हेडिंग बनाइए, हेडिंग को अंडरलाइन करिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो डेट वगैरह है उसको आप ब्लैक कलर से लिखिए या अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए, स्केल यूज करना शुरू कर दीजिए, और अभी से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। आपको तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आरजीबी राशि आप आ चुका है, जो आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज दे रहा है। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर और मौका है कि आपको अब गाइड की और किताब का इधर पेज पलटने का टेंशन खत्म हो चुका है। अब आपको यहां पर जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर भी आपको मिल रहा है, और साथ में आपको प्रश्न जो संभावित हैं आने वाले हैं उनके भी आपको प्रश्न और आंसर दोनों यहां से मिल रहे हैं। तो आइए जुड़ जाइए, आरजीबी राशि में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो प्रथम क्वेश्चन है वो सामाजिक विज्ञान के भूगोल चैप्टर से है। इसमें यह है कि जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, जल प्रबंधन और संरक्षण दोनों आवश्यक है, क्योंकि जल का अतिशय यूज करने से बहुत भयावह संकट स्थिति आ जा रही है। आप देख रहे हैं कि मई जून में जो गर्मियों के सीजन में बहुत सारे शहरों में पानी का संकट खड़ा हो जा रहा है, पानी नलके से नहीं आ रहा है। आज के समय में जो जल स्तर है, जो भूजल स्तर है, जो अंतर्जल जो सतह है वो नीचे चला गया है, कुएं सूख गए हैं, नलके से हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि हमने जल जो था, जो नीचे का भूजल था, उसको हमने अतिशय यूज किया, अतिशय हमने उसको प्रयोग कर लिया है, और सर्वाधिक कंपनियों में प्रयोग किया गया, और उन्होंने सिंचाई में हमने अतिशय यूज कर लिया। जो उसको सिंचाई तो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फसल कैसे उत्पादन होगी, लेकिन ज्यादा हमने ऐसा पानी बहा दिया, जो यूज हमने ज्यादा किया, और जहां से पानी रिस करके नीचे जाता था वो जमीन, उस जंगल को हमने काट करके पत्थर जो है कि एकदम पक्का बना दिया। अब गांवों में शहरों में अब रहा ही नहीं गया है कोई ऐसा जगह जहां से पानी रिस करके नीचे जा सके। अब गांव ही बच रहा है, खेत ही बच रहे हैं जहां से पानी रिस करके नीचे जाता है, अंतर्भौम जल को पूरा करता है। जनसंख्या इतना बढ़ता गया और उसके जो एरिया था वो कम होता गया, इसलिए जल संरक्षण की अब और प्रबंधन करने की पूरे विश्व में लोगों ने मुहिम चालू कर दी है, और भारत में भी कई जगहों शहरों में इसकी आवश्यकता पड़ी है। इसलिए बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि जल संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, और कई बार राइट करिए, ताकि आपकी राइटिंग भी बैठ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए, तो जल प्रबंधन और संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जल एक सीमित और अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। सीमित है, कम मात्रा में है, 0.3% पीने वाला जल पाया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब तो खारा पानी, बाकी फिल्टर करना पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण जैसे कृषि कारण जल की मांग तेजी से बढ़ी है, और जल स्रोतों का स्तर भी घटा है, और जल संरक्षण से भूजल स्तर बना रहता है, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं से बचाव भी होता है। साथ ही जल प्रबंधन से जल समान वितरण होता है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अगर जो ऐसा नहीं हो पाएगा तो सब पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। देख रहे हैं कि गर्मियों में बहुत सारे पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पानी से तड़प तड़प कर मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। टेम्परेचर, धूप इतना बढ़ जाता है कि लोग धूप नहीं सह पाते हैं, तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। इसलिए उत्तर में सीमित संसाधन, बढ़ती मांग और भविष्य की पीढ़ियों भूजल स्तर बहुत आवश्यक है, इसलिए आप इसको जरूर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि वर्षा जल संरक्षण के दो परंपरागत प्रणालियों की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब यह क्यों आ रहा है, हमारा जल कहां से आएगा, वर्षा के ही माध्यम से तो जल यहां पर पृथ्वी पर आता है, दूसरा कोई माध्यम ही नहीं है। वर्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि यहां पर हमको पानी मिलता है, और यही पानी नदी में, नालों में जाकर के इकट्ठा होता है, और जमीन पर गड्ढा वगैरह में इकट्ठा होकर के वो रिस रिस करके नीचे जाता है। वहां पर जल स्तर जो होता है वो पूरा होता है, तब हम उसको हैंडपंप, समरसेबल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से खींच करके हम प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हमारे पास जब वर्षा के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं जो हमको जल प्राप्त हो सके। तो वर्षा जल, और वो आप सब हमने पूरा नाला बना दिया है, सब पक्का पक्का कर दिया, वो पक्के अब जमीन में जा ही नहीं रहे, सब पानी बह करके नदी नाला में गया, नाला से बहकर नदी, नदी जाकर समुद्र में गिरा दी। अब पानी हमारे यहाँ जो रिस कर नीचे जा ही नहीं रहा है, हमने प्रयोग करना ज्यादा कर दिया,
और डालना, जमीन में जाने वाले जो रास्ते थे उसको बंद कर दिया। इसलिए अब भूमि में के अंदर जो भूजल स्तर हुए वो कम होने लगे, तो जल संरक्षण की आवश्यकता होने लगी। और वर्षा जल संरक्षण भी चाहिए, क्योंकि वर्षा का जल आ रहा है उसको इकट्ठा नहीं करोगे तो पानी रिस करके नीचे नहीं जाएगा, तो फिर आपको पानी मिलेगा कहाँ से, जल मिलेगा कहाँ से। तो इसके जो पहले परंपरागत जो स्रोत थे वह तालाब और झील बनाए जाते थे। झील इकट्ठा गड्ढा खन दिया जाता था और वहां से आसपास के पानी आकर वहां इकट्ठा होता था और पानी रिस रिस करके नीचे जाता था और इस करके अंतर जल भौर को पूरा कर देता था। तो लोग गड्ढे खन के पानी ले लेते थे, हैंडपंप से पानी आ जाता था, अच्छा खासा नदी नाले का जो सोता था भरा रहता था। और तालाब वैसे जो गांव एरिया में जो खाली एरिया होता है, जहाँ गड्ढा एरिया होता है, जैसे मिट्टी लोग निकाले होते हैं, वहां पानी इकट्ठा होता है। आज तो पूरा तालाब में मिट्टी डाल डाल करके बराबर कर दिए गए और ठेके वालों ने, बिल्डर वालों ने खरीद खरीद करके महल बनाकर, रोड निकलवा करके उनको पूरा पूरा बराबर कर दिया है। अब कहाँ जल संरक्षण हो पा रहा है, वर्षा जल जैसे आता है बह करके चला जाता है, इसलिए बाढ़ की भी भयावह स्थिति आने लगी है, देख रहे हैं आप। दूसरे यहाँ बावड़ी बनाया जाता था। बावड़ी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र एरिया में बनाया जाता था, जहाँ पथरीली जमीन थी, जहाँ पठार था, वहां पर के सीढ़ी बनाए जाते थे काट काट कर नीचे जाने के लिए, और वहीं पर गांव से, दूर दराज से, पहाड़ों से जो पानी आते थे और वहीं आकर इकट्ठा हो जाता था और फिर वहां से लोग अपना यूज करते थे। तो आप ये दो परंपरागत तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन क्या थे। भूदान और ग्रामदान आंदोलन यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे चर्चित आंदोलन है, और भारत में सबसे चर्चित आंदोलन है क्योंकि इस आंदोलन को चलाए थे आचार्य विनोबा भावे, जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, महात्मा गांधी के कदमों पर चले थे, और यह 1951 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य काम यह था कि वे भूमिहीन जो किसान थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास खेत नहीं थे, तो जो भूमिधर थे, जो जमींदार थे, जो बाहुबली लोग नहीं कहिए, जमींदार लोग थे, उन जो उस समय के सरदार थे, उन लोगों के पास पहुंचे विनोबा भावे जी और उनसे अपील की, उन्होंने निवेदन किया कि आप अपने जो किसान है, जो खेत में काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ जमीन दे दीजिए ताकि वो भी जीने लगे, अपना जीविका चला सके, खेत का बाड़ी उनको हो भी होना चाहिए। तो उन लोगों ने उनके बातों में आ करके, उनके माध्यम से उनको प्रेरित किए, बहुत सारे बातें कहे होंगे, तब लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा जमीन के टुकड़े उनको दान दे दिए। तो यह पूरे तीव्र गति से आंदोलन चला, तो इसी को कहा गया भूदान आंदोलन। और उन्होंने स्वेच्छा से दान कर दिया, लो भाई ले जाओ, दान तो स्वेच्छा से ही दिया जाता है, लो मेरे पास ज्यादा है तुम ले जाओ, थोड़ा तुम भी खाओ पियो, अपने बच्चों को पालो पोसो, जीवन यापन अच्छी तरह से कर लो। तो गरीबों को भूमि दान दिया गया था, गरीबी के पास जमीन नहीं था, बाकी जो धनी लोग थे, जो भूमिधर लोग थे, जमींदार लोग थे, उनके पास तो करोड़ों बीघा जमीन बची हुई थी। हाँ, करोड़ बीघा न कहिए, लेकिन हजारों बीघा तो थी ना, पूरा का पूरा इकट्ठा जमीनें छेकाए थे, तो वही लोग दान देंगे, तो उन्हीं लोगों से दान लिया गया। अब तीव्र से चला, और यही ग्राम दान आंदोलन आगे चलते चलते कुछ लोग इतना प्रेरित हो गए विनोबा भावे के बातों से आकर के, कुछ लोग के अंदर इतना दान करने की चेष्टा आ गए कि वे लोग पूरा जिस अपने ही जमीन में बसाए हुए गांव को, बस्ती को पूरा दान कर देते थे। जाओ, जो जहां जमीन बना लिया है, जहां जाओ, जिसने घर बना लिया है, जहां जो खेती कर रहा है वो उसका हो गया, जाओ मैं सबको दान दे रहा हूं। उड़ीसा में, झारखंड कुछ एरिया में, और खूब तीव्र गति से चला था मध्य प्रदेश में भूमिदान और ग्रामदान, और अच्छा खासा चला। तो यह भूमिदान और ग्रामदान आंदोलन आप अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए और आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, तो यह 2013 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। यह कानून है जिसका उद्देश्य था कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना। हालांकि कहने के लिए सही चीज तो यह नहीं है, इसका मतलब एक भी और होता है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब है कि आपको जो मार्केट में जो चीजें मिल रही है, जैसे चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट है, जो भी चीजें बन करके आ रहा है, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करेंगे। अगर जो उनके खाने से कोई भी नुकसान होता है तो हम इसके माध्यम से उन पर FIR दर्ज भी करा सकते हैं, उनसे हर्जाना भी वसूला जा सकता है, और सरकार भी उनसे फाइन लगा सकती है। बहुत सारी चीजें लिखा गया है, क्योंकि हमें जो मार्केट मिल रहा है वो सही चीजें मिले, गरीबों को, जनता को आप अच्छे चीज बना करके दे, आप उनके साथ ऐसा असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर चीजें न बेचिए। इसके लिए इसलिए वो लोग आप डेट फॉल लिख देते हैं कि इतने डेट के बाद, इतने तारीख के बाद यह इसका खत्म हो जाएगा डेट, आप इसका यूज करना बंद करिए। चेतावनी लिख देते हैं, कौन कौन से चीज मिला करके बनाए हैं, उपयोग लिख देते हैं, सब चीजें अब लिखने शुरू कर दिए। नहीं तो इसके पहले जिम्मेदार ही नहीं लेते थे,
तो एक कानून बनने के बाद से सभी देशवासियों के लिए, सबके लिए अच्छा रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल, गेहूं, मोटा अनाज भी सब चीज मिलने लगा है। और ये जो राशन वगैरह बात होती है ये भी इसी के माध्यम में सब आता है। गरीबों को भोजन देना, सुरक्षा देना भी है, कुपोषण और भूख की समस्या को कम करना, खाद्य आपूर्ति को गैर कानूनी बनाना भी एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि दलहन की फसल और तिलहन की फसल तथा बागवानी फसल पर विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए दलहन की फसल क्या होती है। दलहन की फसल दम जिससे दाल हमको लेते हैं, दाल में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, और जो फसल होती है वो नाइट्रोजन को कलेक्शन होता है, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो दलहन के फसलों के जड़ में होते हैं, और वहां से जब नाइट्रोजन इकट्ठा कर लेती है तो वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती है, और वहां से वे लोग नाइट्रोजन इकट्ठा करके अमीनो एसिड के माध्यम से प्रोटीन निर्माण कर लेते हैं। तो जो दाल के है, दाल में जो भी जिसमें चना, मसूर, अरहर, मूंग पाया जाता है, उड़द वगैरह, इसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दाल है तो शाकाहारियों के लिए, और बाकी भी चीजें हैं, लेकिन प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? दाल होता है। इसलिए बच्चे छोटे होते हैं जब खाने पीने लगते हैं तो उनको दाल खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, और हम लोग के खाने में, व्यंजन में भी दाल का अच्छा खासा रोल होता है। और इसकी मुख्य से कम पानी में उगाई जाती है, भूमि की उर्वरता को भी बढ़ाती है, भोजन में प्रोटीन प्रदान करती है। और इसके प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? अब यहाँ पर चना, उड़द, मूंग और अरहर है। उत्पादन के जो राज्य होते हैं वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान और महाराष्ट्र एरिया में ज्यादा करके दलहन फसलें उत्पादन किए जाती है। नेक्स्ट है आपका तिलहन की फसल। तिलहन की फसल जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, और यह भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल निभाती है। आप देख रहे हैं आज के समय बिना तेल का कौन सी चीज मिल रहा है मार्केट में, सब चीज तेल में छना हुआ, फ्राई किया हुआ, वही सबको अच्छा भी लग रहा है। तेल, नमक, मसाला, तीन चीज तो पूरा मार्केट में छाया हुआ है। हालांकि बहुत नुकसान भी है। आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद से फैटी एसिड हो जाता है, आपको चर्बी बढ़ जा रही है, वजन बढ़ जा रहा है बेवजह का, बहुत नुकसान है। लेकिन कम रहेगा तभी नुकसान है, ज्यादा खा लेंगे तभी नुकसान है। लिमिट में करना चाहिए, और ज्यादा करके तेल को 2 से 3 बार गर्म करके बाद यूज नहीं करना चाहिए। आज तो मार्केट में देख रहे हैं कि एक ही तेल न जाने सैकड़ों बार यूज करते हैं, गर्म करते हैं, यूज करते हैं, तो जहर हो जा रहा है। आप समोसा मार्केट में खा लीजिए, आपके हाथ तक तेल नहीं लगेगा, वो पानी में एक तरफ से छाना है, जहर बन गया है। अपने घर में पूरी सब्जी बनाइए, चाहे समोसा बनाइए, छानिए, पूरे हाथ में तेल लग जाता है, आपको पूरा ऑयली हो जाता है, क्योंकि आप ओरिजिनल चीज खा रहे हैं। और वहां को खाइए, बस लगता है कि पानी से छान कर आया हो, तेल का स्वाद ही नहीं है, क्योंकि वो जहर हो चुका है, अब यूज लायक है ये नहीं है, फिर भी हम लोग खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्या करिएगा, लोग अब बिक रहा है। तो तिलहन का बहुत बड़ा रोल है, आप यहाँ पर लिख लीजिए। और यह कहाँ उत्पादन कहाँ होता है? तो गर्म और शुष्क जलवायु में उत्पादन होता है। खाद्य तेल और उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। जो तिलहन के प्रमुख फसलें हैं वे हैं सरसों है, मूंगफली है, तिल है। तिल का तेल जो लगाया जाता है सूरजमुखी और सोयाबीन से, जिसमें फॉर्चून और रिफाइंड तेल प्राप्त किया जा रहा है। तो बहुत तिलहन की फसलें हैं, भारत में उगाए जाते हैं। और भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उगाए जाते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एरिया में भी ज्यादातर ये उगाए जाते हैं। बाकी भी राज्यों में उगाए जाते हैं, लेकिन इस एरिया में ज्यादा करके उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है बागवानी फसल किसे कहते हैं? बागवानी फसलें आप देख लीजिए तो बागवानी फसल भारत में और किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक फसल है। इसमें फल, सब्जियां और फूल, मसाले सब आते हैं। ये बागवानी फसल है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने वहां पर डाल दिया है। बागवानी फसलें कई बार पूछी गई हैं। अब बागवानी फसल में फल, सब्जियां, फूल, मसाले सब आते हैं। और जब फल है और सब्जी है तो पोषण के स्तर पर बहुत ही बड़ा धनी है, बहुत ही बड़ी यहाँ पर इसका खान है, और किसानों की आय बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि फल बेचेंगे अच्छा खासा इनको इनकम होता है, और सब्जियों से भी देख ही रहे हैं, फूल बेचने से भी अच्छा खासा इनकम हो रहा है। तो इसमें सब फसलें आ जाती हैं। उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण के उपयोग की चर्चा कीजिए। अब ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सीमित है, ऊर्जा संसाधन क्या है? सीमित है, और उनका अत्यधिक उपयोग से
तेजी से हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। आज के समय नहीं देख रहे हैं बिजली की कितना बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कितना बढ़ता जा रहा है, कोयला की खपत होती जा रही है। इसलिए जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हर उपयोगी वस्तुओं का डिमांड होता जाता है, तो ऊर्जा का भी डिमांड बढ़ता जा रहा है। यदि ऊर्जा का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मोदी जी ने देख रहे हैं कि ऐसा ऊर्जा स्टार्ट कर दिया, सोलर पैनल, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। पहले सोलर पैनल से, सोलर से, सूर्य की ऊर्जा से हमने ऊर्जा तैयार कर दिया और वो बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारे यूज करते रहते हैं। अदरवाइज कोयला कितना खन के निकालिए, एक समय कोयला भी खत्म हो जाएगा। पानी से कब तक बनाए, एक समय पानी भी खत्म हो जाएगा। पेट्रोल डीजल भी एक समय खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा, तो अब भारत के वैज्ञानिक ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सोलर पैनल किया जा रहा है तीव्र गति से। तो ऊर्जा संरक्षण से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम ऊर्जा उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए इसकी सुरक्षा संरक्षण दोनों जरूरी है। ऊर्जा संरक्षण के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण के उपाय में आप देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, जिसमें सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा है जो प्रतिदिन नए होते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, वो पर डे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनको कभी खत्म नहीं कर सकते। जैसे सूर्य उदय, सूर्य उगेगा, पर डे उगता है, सूर्य की रोशनी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा, शाम हो जाएगा खत्म, फिर अगले दिन सुबह में मिलेगा। आप इसको कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं, वो अनलिमिटेड है, आता रहेगा, मिलता रहेगा। इसको सूर्य ऊर्जा बोलते हैं। पवन ऊर्जा, पवन मतलब हवा चलती है, हवाएं हमेशा आती रहती, चलती रहती। देख रहे हैं कि बीच पर, किनारों पर, समुद्री पर, तटीय क्षेत्रों में इतने आती हैं हवाएं, वहां से हमको जल विद्युत और बायोगैस से भी अधिक उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कम से कम ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण हो और अधिक से अधिक उपयोग करने वाले हो। जैसे एलईडी बल्ब का प्रयोग करना, एलईडी बल्ब कम से कम ऊर्जा लेता है और अधिक अधिक प्रकाश देता है। ऐसे ही ऊर्जा स्टार रेटिंग का होना चाहिए, उपकरणों का उपयोग होना चाहिए। आप देखेंगे कि ईंधन की बचत होनी चाहिए। ईंधन की बचत आप परिवहन के माध्यम से कम यूज करिए, जहां जाना हो तो लोग तो जाएंगे, लेकिन फिर भी कम से कम मिसयूज ना करिए। जहां कम दूरी पर जाना, पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, या थोड़ा पूरे काल वगैरह का यूज कर लें। तो इस तरह से आप ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। परंपरागत ऊर्जा जो होता है, कई बार पूछा गया है, यह परंपरागत ऊर्जा वे होते हैं जिनका उपयोग मानव प्राचीन काल से करता आ रहा है, और वे मुख्य रूप से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो सीमित माध्यम में उपलब्ध हैं, और इनसे प्राप्त करके हम पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है, इसलिए इनको कम यूज करना चाहिए। परंपरागत में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, जल वगैरह सब आ जाते हैं। ये सब क्या है, परंपरागत हैं। इनको ज्यादा यूज करने से खत्म हो सकते हैं और घट भी सकते हैं, और इनसे यूज करने से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा निकलता है। आइए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। जो गैर परंपरागत वे होते हैं जो परंपरा में नहीं थे, उन्होंने मानव ने फिर से अपने से विकास किया, उनको बना लिया है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, जिसमें आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के बाद से प्रयोग में किया गया। इसमें अधिकांश सब नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा वे होते हैं जो बार बार हमको रिन्यूएबल किया जा सकता है। जैसे कि आप उनको कहें तो सौर ऊर्जा भी आ जाएगा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, इनको हमने आधुनिक मशीन और टेक्नोलॉजी बना करके हमने उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पूरा आंसर लिख लीजिए और आपका क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा। हाई स्कूल के बच्चे आप लोग ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन और आंसर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।